नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 का जो होने वाला है, पेड क्विजेस हम उसके लिए लगातार देख रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट में भी कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं सारे के सारे, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे कवर करवाए गए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में भूमि रिकॉर्ड ऐप जिसका नाम है दिशांक है ना, किस राज्य के राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं इस सबको डिजिटल फॉर्मेट में एक तरीके से सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो कर्नाटक का है ना, इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो दिशांक के नाम ध्यान रखिएगा। विश्व गौरैया दिवस 2022 किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो जो एक छोटा पक्षी होता है गौरैया, ठीक, तो इनके कंजर्वेशन और एक तरीके से संरक्षण के लिए या जो और भी इनके विलुप्त होने की घटनाएं हैं तो इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष, आपका जो है 20 मार्च को। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, तो 2022 के अनुसार जो इसमें टॉप के 3 देश हैं है ना, वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो है फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और तीसरा आइसलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमको ये सब मिल रहा है तो इसको चूज कर लेते हैं। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। ठीक, तो एक तरीके का ये स्ट्रक्चर है जो कि एक तरीके का पार्क समझ लीजिए, इसको डेवलप किया गया था अभी जो है कुछ महीनों पूर्व, जो आजादी का अमृत महोत्सव है ना 75 साल वाला चल रहा था, तो उसके अवसर पर मेडागास्कर में। ठीक, तो ग्रीन ट्रायंगल ये टर्म याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किस देश की कैरोलिना ब्लिवास्का जो है इन्होंने जीता है, तो ये संबंधित है पोलैंड से। ठीक, हाल ही में किस देश ने भारत में अगले 5 वर्षों में 3.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, तो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में देखिए अगले 5 वर्षों के लिए तो ये ध्यान रखना है, और जो राशि है 3.2 लाख करोड़ रुपए इसको निवेश करने की घोषणा की गई है हमारे ये जापान देश के द्वारा। अभी हमने ऊपर हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में देखा था, तो इसमें 2022 की रैंकिंग में जो है भारत की रैंकिंग कितनी है। ठीक, तो 136 इंडिया की रैंकिंग, ऑप्शन सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया गया। ठीक, तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2022 जो है हमने ऑब्जर्व किया है कब, 20 मार्च को। ठीक है, अभी हमने ऊपर विश्व गौरैया दिवस भी देखा था, वो भी 20 मार्च को होता है। ठीक, तो दोनों दिवस को ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ से। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो हमारे ये माफ कीजिएगा, संविधान नहीं, पार्लियामेंट यानी कि संसद के अंदर जो समितियां होती हैं उसमें से एक समिति होती है एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। इसमें कुल 30 मेंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। हमने खैर इसका उत्तर आपको इस प्रश्न का बता ही दिया अभी कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति का जो कुल कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का कुल कार्यकाल होता है। ठीक है, प्रत्येक 1 वर्ष के बाद जो है दोबारा से सदस्यों का चुनाव होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, तो जिसमें से देखिए इसमें से किस हाउस के वो सदस्य होते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में दोनों ही हाउस जो हमारे हैं, लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7। ठीक, तो कुल मिलाकर के 22 हो जाते हैं, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरकारी उपक्रमों संबंधी जो समिति है कुल 22 सदस्य उसमें होते हैं, तो इसमें से सदस्य किस हाउस से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों हाउसेस से मेंबर्स चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से, वही स्ट्रक्चर है ऊपर वाली की तरह। सी ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग वाली कमेटी है ये पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसकी स्थापना हुई है 1964 से, है ना। एक समिति बनाई गई थी कृष्ण मेनन
जो है कमेटी कृष्ण मेनन की अध्यक्षता में, तो उन्होंने रिकमेंड किया था जो भारत में जितनी भी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स जैसे कंपनियां हैं, है ना, जैसे कि एनटीपीसी है, गेल है, भेल है, तो इन सब के संबंध में इस कमेटी की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन जो है, दोनों हाउसेस से मेंबर मिला करके कुल 22 लोग चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? एस्टिमेट कमेटी का। तो जो है आज़ादी के बाद जो है उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो जॉन मथाई थे, उनके रिकमेंडेशन पे इसको 1950 में जो है गठित किया गया। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन है? तो ये जो कांग्रेस के नेता, लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, है ना, ये इसके अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा? ठीक, तो जो सीएजी के बारे में आप पढ़ते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो अनुच्छेद 148 में जो है इस पद का प्रावधान किया गया है भाग 5 के अंदर। ठीक, अब सीएजी यानी कि महालेखा परीक्षक जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक, तो अपॉइंटमेंट इनकी भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो देखिए 2 कंडीशन होती है। वैसे ईयर वाइज देखेंगे तो 6 साल की कुल कार्यकाल की सीमा होती है, और एक दूसरी कंडीशन होती है जब तक उस व्यक्ति की आयु 65 वर्ष अगर हो जाती है, मान लीजिए 6 साल तब भी पूरा नहीं हुआ है, तो फिर भी उनको रिटायर होना पड़ेगा। ठीक, तो 65 साल और या फिर 6 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी जो है आजादी के बाद से सबसे पहले कौन बने? ठीक, तो ये थे वी नरहरि राव, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। वर्तमान में सीएजी भारत का कौन है, जरा ये कमेंट करके बताइए आप। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन थे? तो इनका नाम है ये आपका HJ कानिया यानी कि हीरालाल जे कानिया। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो अगर वो कार्यकाल वाइज देखेंगे तो सबसे लंबे समय तक इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है, YV चंद्रचूड़ इनका नाम था। ठीक, तो ये भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे, और इनका कार्यकाल जो है लगभग फरवरी 1978 से लेकर के आपका जो है जुलाई 1985 तक था। ठीक, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे? तो देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 65 साल ही तो है, तो 65 साल अगर जिस दिन आपकी एज हो जाएगी तो आप रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कमल नारायण सिंह जी जो हैं ये चीफ जस्टिस बने थे 25 नवंबर 1991 को। ठीक, और 12 दिसंबर 1991 को इनका रिटायरमेंट हो गया था। ठीक है, 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई थी। तो ये सबसे जो है शॉर्टेस्ट इनका टेन्योर रहा है, तो नाम ध्यान रखिएगा, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश इसमें से कौन थी? तो इनका नाम है फातिमा बीवी, ऑप्शन बी। भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? ठीक, तो जैसे आपने सुना होगा कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के कुछ मैटर होते हैं उसमें PIL के थ्रू जो है केस किसी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, इसको भारत में जो है इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय जाता है जस्टिस PN भगवती को। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के चीफ जस्टिस भी रहे थे जुलाई 1985 से लेकर के दिसंबर 86 तक। 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक भारतीय सेना और किस देश के सेना के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लमितीय 2022 है ना, इसका आयोजन किया गया है। तो ये जो है इसमें सेशल्स की सेना जो है इसमें भाग लिया और यहीं पे इसका आयोजन भी किया गया है। बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है किस देश के खिलाड़ी विक्टर एरिक्सन ने जीता है? एक्सेल्सन है इनका नाम। ठीक, तो ये संबंधित है यहाँ से जो है आपका डेनमार्क से। ठीक, अब इसी इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जो जीता है तो किस देश के खिलाड़ी? इनका नाम है यामागुची अकाने, है ना, इन्होंने जीता है। तो ये है जापान की प्लेयर, ऑप्शन ए।
इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट का खिताब हैदराबाद एफसी ने किस टीम को हरा करके जीता है? ठीक है, तो जैसे क्रिकेट का आईपीएल होता है वैसे भारत में फुटबॉल के लिए इंडियन सुपर लीग का आयोजन होता है। तो अभी मार्च में जो है इस साल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ इस खेल का, और इसमें केरला ब्लास्टर्स की टीम को हरा करके हैदराबाद की जो टीम है इन्होंने जीता है इस बार का खिताब। मुंबई में आयोजित 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मुंबई में आयोजित किया गया है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो पुरुष वाली कैटेगरी में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर जीता है ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक, ऑप्शन डी है ना। और यहीं पे महिला वाले का पूछा जा रहा है आपसे कि वुमेन का किसने जीता है, तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक, तो दोनों ही ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो ये दिया गया था सुरेश रैना को, ऑप्शन सी। और अभी रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा भी की है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यूपीआई लाइट की सर्विस जो शुरू करने की घोषणा की गई थी, तो उसी के अंतर्गत यूजर को शुरुआती चरण में कितने रुपए से कम का लेन देन करने की अनुमति देगी ये सर्विस। तो जैसा कि अभी आप फोन में अपने ये डिजिटल पेमेंट क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके जो यूज करते हैं भीम के अंतर्गत, है ना, गूगल पे वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि वो लिमिट जो है उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो यहाँ पे ऑफ जो ये आपके फीचर फोन होते हैं ना जिसमें नेट वगैरह नहीं चलता है, छोटे कीबोर्ड वाले फोन, तो उनके लिए एक सर्विस यहाँ पे यूपीआई लाइट लाई गई थी, है ना, यूपीआई 1 2 3 पे करके ऐसे कुछ था। तो इसमें चूंकि इन्होंने रीजन ये दिया कि पायलट बेसिस पे अभी इस सर्विस को शुरू किया जा रहा है एनपीसीआई के द्वारा। ठीक, तो इसमें यह देखा गया है कि जितने भी छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 200 रुपए से कम के होते हैं, तो इन्होंने अभी जो है 200 रुपए से कम के लेन देन की इसमें जो है अनुमति दी है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने में सक्षम रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, है ना, एक ये सिस्टम है, इसको किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए कुछ सैटेलाइट्स होती हैं कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि इस ईयर तक ये सर्विस देंगी, उसके बाद वो जो है सर्विस देना बंद कर देती हैं, परंतु वो जो है स्पेस में उनका जो कचरा है, डेबरी है, ये तो रहता ही है ना, तो इसको यहाँ पे उसको नष्ट करने की दिशा में जो है एक सिस्टम डेवलप किया है ये चाइना ने। 6 फरवरी 2022 को भारत ने अहमदाबाद में किस टीम के खिलाफ अपना 1000वां एक दिवसीय मैच खेला? ठीक, तो पहले एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि विश्व में 1000 वनडे मैच खेलने वाली इकलौती टीम जो है वो भारतीय टीम बन गई है। ठीक, और दूसरा ये है कि इन्होंने जो है फरवरी 2022 में ये जो मैच खेला था 1000वां, ये वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ खेला था। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए प्रस्थान त्रयी बेसिकली क्या है कि सनातन धर्म में प्रस्थान त्रयी का अर्थ ऐसा है कि किसी सिद्धांत को जो सिद्ध करता है उसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो इसमें देखिए भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, है ना, इन तीनों को मिला करके कह लीजिए प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। वेद इसमें शामिल नहीं है। जैसे ये आपके जो भी ये सिद्धांत अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, है ना, इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं तो उन मतों को प्रस्थान त्रयी के द्वारा उन्होंने जो है सिद्ध किया है। ठीक है, तब जाके वो सिद्धांत जो है माना जाता है, तो उसी के संबंध में इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखें, प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद जो है ये शामिल है। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है वेद त्रयी का। ठीक है, तो उसमें 3 वेद हैं जो हमारे सबसे पुराने, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, वहां पे अथर्ववेद जो है वो उसमें शामिल नहीं है, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना कौन सा खिताब जो है जीता है? ठीक है, तो इस आयोजन में जो पंकज आडवाणी हैं ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपना जो है ये 8वां टाइटल जीता है। ठीक है, बी ऑप्शन। हाल ही में विश्व वानिकी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 का किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक, तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाते हैं इसको भी 21 मार्च को। नई दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर किस देवता का मंदिर है? ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे नीलकंठ नाम था, एक ऐसे कह लीजिए महापुरुष हुए जिनका जन्म अयोध्या के निकट हुआ था 18वीं सदी के आपका जो है
सेकेंड हाफ में, ठीक। तो बाद में चल करके ये भगवान स्वामीनारायण के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए। तो इनका ही मंदिर यहाँ पे जो अक्षरधाम टेम्पल्स हैं, जैसे गुजरात में है, वहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हो गए थे एक बार ना, चर्चा में रहा था वो, तो वैसा ही मंदिर न्यू दिल्ली में भी बनाया गया है। तो जितने भी ये अक्षरधाम मंदिर होते हैं इनको ही समर्पित होते हैं, ठीक। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस शहर में खोला गया है, ठीक है। तो सैंडलवुड जो होता है उसका एक म्यूजियम कह लीजिए खोला गया है, ये कर्नाटक के मैसूर में। आई एम नो मसीहा है ना, ये टाइटल देख लीजिए किसकी आत्मकथा है। तो कोरोना काल के दौरान जो है काफी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के चलते सोनू सूद जो बॉलीवुड एक्टर हैं फेमस रहे थे, तो उन्होंने ही ये किताब लिखी थी, ठीक। अगला देखिए कि एस्कर भू आकृति किसके द्वारा बनती है, ठीक है। तो अभी हमने पिछले वीडियो में शायद देखा था टिलाइट के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का जो एक फॉर्मेशन होता है, टिलाइट वो होता है, और एस्कर लैंडस्केप भी जो है ग्लेशियर्स की द्वारा ही बनता है, ठीक। तो सी ऑप्शन को भी चुनेंगे यहाँ से। 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो भारत और जापान के मध्य ये समिट्स होते हैं, तो 2022 में जो हुआ है वो 14वां है, और इसको भी आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में मार्च 2022 में, ठीक। उनके संबंध में ये बुक लिखी गई है ये गीता परिमाल के द्वारा। प्रित्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे नोबेल प्राइज होता है, मैथ के लिए एबल प्राइज होता है सबसे हाईएस्ट ऑनर, तो आर्किटेक्चर की फील्ड में है ना ये अवार्ड दिया जाता है, प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज। तो ये जो मिला है फर्स्ट अफ्रीकन है फ्रांसिस केरे इनको। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई, ठीक है। तो ये वर्ष 2016 में इसको स्थापित किया गया है, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत, ऑप्शन ए, ठीक। तो यहां तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लें, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।